Good morning students. How are you? Our topic is today उपसर्ग. हमारा जो आज का टॉपिक है उपसर्ग है. संस्कृत सब्जेक्ट आज हम पढ़ेंगे, यानी कि हम संस्कृत सब्जेक्ट का उपसर्ग टॉपिक पे चर्चा करेंगे. ध्यान से पढ़ेंगे इसको. आप सभी को इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, यानी कि आपको जो कुछ मैं बोल रहा हूँ और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ बोर्ड पर, तो आपको देखने के साथ साथ सुनना है. सबसे इम्पोर्टेंट है सुनना कि कहाँ पर मैं कौन सी चीज़, कौन सी बात आपको बोल दिया. तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्या, उपसर्ग. उपसर्ग से क्वेश्चन हमारे आते आते हैं. हम चाहे से इंटरनल एग्जाम दें या फिर है जो बोर्ड एग्जाम दें या फिर हम सेमेस्टर दें या FA1 FA2 FA3 कभी भी दें, कोई सा भी दें, तो हमारे आता है. तो सभी एग्जाम्स में हमारे ये टॉपिक है, क्योंकि ग्रामरिक पार्ट है ये. और ग्रामरिक पार्ट होता है वो कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि ये डिवाइड कर दिया कि सिलेबस इसमें आएगा, ये सिलेबस इसमें आएगा, ये सिलेबस इसमें आएगा, क्योंकि हमें हर चैप्टर के पीछे उपसर्ग देखने को मिलते हैं. हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई उपसर्ग होता है, हर शब्द में कोई ना कोई उपसर्ग मिल ही जाता है. तो हम चर्चा करेंगे आज उपसर्गों पर. ध्यान रहे, इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर आपको जितना उपसर्ग पढ़ाया जाएगा, उस उपसर्ग को आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए. दूसरी बार में नहीं समझ में आता, तीसरी बार देख लीजिए. लेकिन आपको इस वीडियो को देखना है बार बार, जब तक आपको समझ में नहीं जाए. क्यों क्यों देखना है, क्यों समझना है आपको इतना? क्योंकि इसके बाद जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, वीडियो खत्म नहीं, टॉपिक खत्म होगा, मतलब एक वीडियो में, दो वीडियो में, जितनी भी क्लास में हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको एक पेपर मिलेगा इस टॉपिक का. तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर आप कहाँ से देंगे? आप इसी टॉपिकों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब देंगे. आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो. मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाऊंगा, आपको समझाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि आपको जितना लिखवाया इसी के अंदर से आपको पूरे आंसर लगभग लगभग मिल जाएंगे. चलिए हम स्टार्ट करें. रेडी हो आप? ओके. परिभाषा देखें सबसे पहले कि उपसर्ग होते क्या हैं. तो परिभाषा, धातो पूर्वम उपसर्गान, धातो पूर्वम उपसर्गान योजित्वा वयम नूतन क्रियापदानाम निर्माणम कुर्मः. क्या कहा है इस परिभाषा में, समझ में आ? कह रहा है कि धातो पूर्वम, धातो पूर्वम मतलब धातु के पूर्व में, उपसर्गान योजित्वा, उपसर्गों को योजित करके मतलब जोड़ करके, उपसर्गों को जोड़ करके, वयम हम, मतलब हम सभी, मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाओगे, हम नूतन, नूतन मतलब नए, क्रिया, क्रिया यानी कि जो शब्द बनेंगे, किसी कार्य को करने को क्रिया कहते हैं. तो यानी कि धातु के पहले, धातु क्या होती है? क्रियाएं तो होती है. उन क्रियाओं में जो शब्द बनेंगे यानी क्रियापद, क्या होगा क्रियापदों का? नए क्रियापदों का निर्माणम कुरु. नया, नए क्रियापदों का निर्माण करता है कौन? मैं या आप? ना मैं करूंगा ना आप करोगे, ये उपसर्ग करेंगे. कौन करेंगे? ये उपसर्ग करेंगे. तो देखो, इसका हिंदी अर्थ मैं यहां लिख रहा हूं. अर्थात धातु से पूर्व, धातु से पूर्व में उपसर्ग जुड़कर, जुड़कर, योजित्वा जुड़कर हो गया, धातु से धातु हो गया, पूर्वम से पूर्व हो गया, योजित्वा से, उपसर्गान से उपसर्ग हो गया, योजित्वा से जुड़कर हो गया, और वयम से हम नए क्रिया पदों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं. समझ में आ गई बात? कि अर्थात क्या कहा है कि धातु से पूर्व में
उपसर्गान उपसर्ग योजित्वा जुड़कर वयम हम नूतन यानी कि नए क्रियापदानाम क्रियापदों का निर्माण कूर्मः करते हैं। कौन करते हैं? हम करते हैं। क्या जोड़कर करते हैं? उपसर्ग जोड़कर करते हैं। मैंने अभी कहा था मैं करूंगा या आप करेंगे निर्माण, हम और आप करेंगे, पर क्या जोड़कर करेंगे? उपसर्ग जोड़कर करेंगे। तो हम तो सिर्फ लिख रहे हैं, परिवर्तन तो इसने किया ना। तो उपसर्ग का मतलब समझ में आ गया कि वो क्या करेंगे, एक क्रिया जोड़ेंगे, और क्रिया जोड़ करके धातु के पहले, धातु को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सीधी सी बात तो ध्यान है, धातु जो हमारे पास होती है ये धातु को हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक क्रिया है। आप देख रहे हैं तो देखना क्रिया है। आप सुन रहे हैं तो सुनना भी एक क्रिया है। अगर आप भी लिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं भी लिख लूं, तो आप लिख रहे हैं तो वो भी एक लिखना क्रिया है। लेकिन जो मैं लिख रहा हूं, आप लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये सब क्रिया है। लेकिन इनसे पूर्व में जुड़कर उसमें क्या करेगी? नए क्रिया का, नई क्रिया। एक क्रिया तो पहले से है और नई क्रिया का और क्या कर देगी? निर्माण कर देगी, मतलब नई क्रिया कर देगी। और नई क्रिया करते ही, मैं लिख रहा था, लिखने में अगर मैंने उपसर्ग जोड़ दिया, लिख में उपसर्ग जोड़ दिया, तो फिर लिखना नहीं रहेगा, फिर उसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाएगा, लिखना नहीं। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं, और उसमें अगर उपसर्ग जोड़ दिया, वद धातु होती है बोलने की, और वद धातु यानी क्रिया है, उसमें अगर आपने उपसर्ग जोड़ दिया तो फिर आप बोलना नहीं रहेगा उसमें। जैसे मान लीजिए मैंने लिख धातु थी, जैसे लिख धातु का अर्थ होता है लिखना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें अ उपसर्ग जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अ उपसर्ग जोड़ दिया, मतलब इसको क्या कर दिया? अलिख कर दिया। तो अलिख लिखते ही, पहले तो उसका अर्थ क्या था? लिखना, लेकिन अब हो गया है नहीं लिखना, मतलब नहीं लिखना। आप मत लिखना, अभी आप मत लिखना, सिर्फ आप अभी समझना। मैं कह रहा हूं आपको, आप अभी मत लिखना, केवल आप अभी समझना। तो मैं अलिख धातु का प्रयोग होगा, मैं कहूंगा आप भी लिख लो, तो फिर लिख धातु का प्रयोग होगा। मैंने जो ये अ जोड़ा, मैंने जो ये अ जोड़ा, ये क्या था? यही तो उपसर्ग है, और उसके अर्थ में क्या कर रहा है? परिवर्तन, नया पद का निर्माण कर रहा है। पहले लिख था, लिखना, और अब अलिख है, और अलिख से नहीं लिखना। क्लियर बात? चलिए और देख लेते हैं हम। तो यानी कि इस बात की लाइन को आपको समझ में आ गई, ये लाइन समझ में आ गई आपको कि धातो पूर्वम, ऐसा कैसा आपको याद कर लेना है, धातो पूर्वम उपसर्गान, धातो पूर्वम उपसर्गान, धातो, बोले मेरे साथ, धातो पूर्वम उपसर्गान योजित्वा वयम, योजित्वा वयम। क्या कहा है? धातु पूर्वम उपसर्गा योजित्वा वयम, योजित्वा वयम नूतन क्रियापदानाम, नूतन क्रियापदानाम निर्माणम कुरु, निर्माणम कुरु, कुर्म मतलब करना, ठीक है। अब बात आती है, दूसरा पद आया है सूत्र, उपसर्ग का सूत्र। क्या आ गई दूसरी बात? उपसर्ग का सूत्र, कि ये उपसर्ग जो टॉपिक है, इस उपसर्ग जो टॉपिक है, इस टॉपिक का सूत्र क्या है? हर टॉपिक का सूत्र होता है संस्कृत में, तो यहां इस टॉपिक का सूत्र क्या है? तो उपसर्ग है क्रिया योगे, उपसर्ग है, वो क्रिया के साथ योग करेंगे और क्या कर देंगे? नए शब्द का निर्माण, नई क्रिया का निर्माण। तो उपसर्गे क्रिया योगे, क्या आ गया? उपसर्गे क्रिया योगे, यानी कि क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। इसका अर्थ लिखता हूं मैं, अर्थात, अर्थात ये इसका अर्थ ध्यान रखना, ये इसका अर्थ था। अर्थात यहां आ जाएगा क्या? इन मात्राओं को छोटी करता हूं, यहां आ जाएगा, आ जाएगा। क्रिया के योग में,
क्रिया के योग में क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। क्रिया के योग में, मैं यहां लिख देता हूं पूरा है, क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। यानी कि हमें पता है वह क्रिया कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इसका अर्थ में वहां लिख दिया पूरा। तो क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। बात क्लियर? परिवर्तते हो गया, और इसका अर्थ है यहां पर। ठीक है, दो बात समझ में आ गई। पहली बात कि उपधातो पूर्वम उपसर्गान योजित्वा वयम नूतन क्रियापद नाम निर्माणम कुरुमः, यानी कि हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे धातु के पूर्व में उपसर्ग जोड़कर। हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे धातु के पूर्व में उपसर्ग जोड़कर। हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे धातु के पूर्व में उपसर्ग जोड़कर। सीधी सी बात, हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे धातु के पूर्व में उपसर्ग जोड़कर। ठीक है, उसे कहते क्या है, क्रिया योग्य। क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। बात क्लियर? 2 पॉइंट हमारे पास समझ में आ गए। आपको 2 पॉइंट की क्रियाएं हमारे पास समझ में आ गए। आगे चलते हैं। आगे कहा है उपसर्ग योगेन धात्वर्थ कवचित परिवर्तते अर्थ खतीयते, यानी कि धातु योग में उपसर्ग योग में धातु के लिए कुछ परिवर्तन करता है, तो उसके लिए कहा गया है कुछ परिवर्तन करता है। किस अर्थ में कहा गया है? इस अर्थ में कहा गया है कि उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग का जो योग कर रहे हैं, उपसर्ग क्रिया योगे जो योग कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं? धातु अर्थ में, धातु के अर्थ में कर रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है साहब, नया क्रिया हो जाती है, कुछ परिवर्तन होता है ना। क्यों? क्योंकि नए पदों का निर्माण हो जाता है। तो उसके अर्थ में कथयते कहा गया है। क्या कहा गया है? वो बात ये रही। क्या कहा गया है? वो बात ये रही। किसके अर्थ में? धातु के अर्थ में। धातु के अर्थ में उपसर्ग योगेन, उपसर्ग का योग करने के कारण धातुओं में कुछ परिवर्तन, धातु के अर्थ में कुछ परिवर्तन होता है। इसीलिए कहा गया है, इसी अर्थ में कहा गया है। क्या कहा गया है? उपसर्गेण धातु अर्थ बदलाद नेत्र नियते। उपसर्गेण धातु अर्थ है उपसर्ग गण में, उपसर्ग के योग में धातु के अर्थ में कुछ बदलाव होता है और नियमित होता है। अगर आप धातु के पूर्व में उपसर्ग जोड़ देंगे तो निश्चित उसमें परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो वो परिवर्तन होगा किस किस प्रकार से हो सकता है वो परिवर्तन? देखो, हार शब्द के पहले मैंने उपसर्ग जोड़ा, हार शब्द के बाद पहले मैंने सम जोड़ दिया, तो परी जोड़ दिया। हार एक शब्द है, हार एक शब्द है, हार एक शब्द है। इस हार शब्द में मैंने वी भी जोड़ा तो विहार बन गया। इसी हार शब्द में मैंने सम जोड़ दिया तो समहार बन गया। इसी हार शब्द में मैंने परी जोड़ दिया तो परिहार बन गया। इस प्रकार से मेरे पास जो विहार शब्द बना, समहार शब्द बना और परिहार शब्द बना, ये शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो क्रिया तो एक ही थी, हार ह्री धातु, लेकिन इसमें वी उपसर्ग, इसमें सम उपसर्ग, इसमें परि उपसर्ग, और जो क्रिया है हमारे पास शब्द जो है, धातु जो था वो हार। हार किसके अर्थ में होता है? ह्री धातु होती है, इसका होता है हार। क्री धातु प्लस घ प्रत्यय से हार शब्द बनता है, हार धातु बनती है। समझ में आया? यहां तक आपके समझ में आ गया? चलिए, तो यह तो मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि फालतू बातें नहीं लिख के रखनी है। जो आपके काम की है वो लिखना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर हमारे काम की जो चीज है उसको मैं लिख दिया बात को,
और जिसका अर्थ लिखना जरूरी था, इसका अर्थ लिखना जरूरी था। इसके बारे में जो कहा गया कि धातु योग में, उपसर्ग योग में धातु के अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग योग में, उपसर्ग योग में धातु अर्थ में, मतलब उपसर्ग का योग, योग करना मतलब जोड़ करना, जोड़ करना मतलब मिलाना, मिलाना मतलब उनका सहयोग कर देना। तो उपसर्ग योग में धातु अर्थ में, और वो उपसर्ग किसके योग में करेंगे हम? धातु के अर्थ में। और जब धातु अर्थ में करेंगे तो क्वचित कुछ परिवर्तते, परिवर्तन होता है। और अतः कथ्यते इसीलिए कहा गया है, क्या कहा है? उपसर्गेण धातु अर्थ है बदलानेतर नियते। उपसर्ग के अर्थ में, धातु अर्थ के गण में जो है कुछ बदलाव होता है, वो विहार, जैसे हार में हमने वी जोड़ा, विहार बना, सम में हमने हार जोड़ा तो संहार बना, और परिय में हमने हार जोड़ा तो परिहार बन गया। तो देखते हैं उदाहरण क्या क्या कह दिया, यहाँ पर क्या क्या बातें कह दिया। तो कुछ बातें कह रहा है, उस बातों को हम देख लेते हैं। संस्कृत में हीरी धातु, अभी बताया था मैंने, कौन सी धातु? हीरी धातु, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है वो हरण करना होता है। हरण हमारा चुराना। अर्थ क्या होता है इसका? चुराना, मतलब किसी चीज का हरण करना। बात क्लियर यहां तक? संस्कृत में मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं। हीरी धातु है जिसका अर्थ होता है चुराना, यानी कि किसी चीज का हरण कर लेना। मेरा ये पेन है, अगर आप इसको हरण कर लेंगे, चुरा लेंगे, अपहरण कर लेंगे इसका, तो ये आपके पास चला जाएगा। और उसमें धातु कौन सी बोलोगे फिर आप? कि उसमें हीरी धातु। किसमें बना है ये जो हमारे पास ये शब्द जो बना है, देखो अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि हीरी धातु हरण, हरण मतलब चुराना, चुराने के अर्थ में हम इस धातु का प्रयोग करते हैं। ये धातु का जो हमारे पास है घी प्रत्यय का प्रयोग करके बनी है। ये धातु प्लस घय प्रत्यय जोड़ करके, ये जोड़ करके, घय प्रत्यय जोड़ करके हमारे पास हार बनता है। ठीक है, क्या शब्द बनता है? हिरी प्रत्यय, धातु की घई प्रत्यय होगा, और इनके प्रयोग करेंगे हम। प्रयोग करने से हार शब्द बनेगा। इनका प्रयोग किया, इनका प्रयोग करके हार शब्द बन गया। ठीक है, हार शब्द बना, किंतु इस हार शब्द का मैं प्रयोग करके बताता हूं। अब आपको इस हार शब्द का मैं क्या करूंगा? प्रयोग करता हूं, और प्रयोग करने पर इसके अर्थ क्या हो जाएंगे? अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएंगे, भिन्न भिन्न अर्थ हो जाएंगे। इसके अर्थ क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न हो जाएंगे। देखिए, अनेक अर्थ प्रकट होंगे, भिन्न भिन्न का मतलब अनेक अर्थ निकलेंगे। दोबारा से यहां से देख लीजिए। पहले उदाहरण, संस्कृत में ह्री धातु है जिसका अर्थ होता है हरण करना या चुराना। जिसका अर्थ क्या होता है? हरण करना या चुराना। ठीक है, प्रयुक्त होता है मतलब उसी अर्थ में होता है। हे धातु में घे प्रत्यय जोड़ा हमने, ह्री धातु में घे प्रत्यय जोड़ा, उससे क्या शब्द बन गया? हार। मतलब इसमें ये जोड़ने पे मुझे क्या शब्द बन गया? हार शब्द बन गया। ठीक है, किंतु इस हार शब्द तो बना लिया हमने, इस हार शब्द में अगर मैं उपसर्गों का प्रयोग करूं, इस हार शब्द में अगर उपसर्गों का प्रयोग करूं, तो उपसर्गों का प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न उपसर्ग का अलग अलग उपसर्ग जोड़ता जाऊंगा, अर्थ अलग अलग होते जाएंगे। साथ में प्रयोग से अनेक अर्थ क्या होते जाएंगे? प्रकट होते चले जाएंगे। मतलब जो हमारे पास हार शब्द बना, इस हार शब्द में मतलब में अलग अलग अर्थ निकलते जाएंगे अलग अलग उपसर्गों के साथ। जैसे वी प्लस हार जोड़ा तो विहार बन गया। विहार यानी भ्रमण करना, घूमना। वी के अंदर में, ओ हार के अंदर, हार में अगर मैं आ जोड़ दूं तो आहार बन जाएगा, जो भोजन हो जाएगा। अब भोजन और विहार में तो बहुत अंतर है ना। भोजन तो खाया जाता है और विहार घूमा जाता है, लेकिन शब्द तो हमारे पास एक ही था, हार। उस हार शब्द में ही तो हमने वी उपसर्ग और आ उपसर्ग जोड़ा। से उपसर्ग से अर्थ परिवर्तन हुआ है, ना कि क्रिया से। क्रिया से परिवर्तन नहीं हो रहा ना। उपसर्ग जोड़ने पर यहां पर तो ये कहा था कि अर्थ परिवर्तन करते हैं, यानी कि नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। यहां भी अनेक अर्थ प्रकट करते हैं, यहां भी एक है। तो उपसर्ग, अब देखो यहां में एक टेबल्स के माध्यम से आपको कुछ उदाहरण समझाया,
समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। उपसर्ग, पहले बात तो हमने पास जो उपसर्ग होते हैं कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, आपको पता है 22 होते हैं। संस्कृत के अंदर उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22, द्वाविंशति, 22। अपन संस्कृत में द्वाविंशति कह सकते हैं, 22 कह सकते हैं, इंग्लिश में 22 होगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसके अंदर प्लस क्या जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, धातु, क्योंकि पहली बात हमें यही कही थी कि धातु के पूर्व में उपसर्ग होंगे। धातु के पूर्व मतलब पहले क्या होंगे, उपसर्ग होंगे। धातु के पूर्व, धातु के पहले क्या होंगे, उपसर्ग जोड़ेंगे, योजित्वा जोड़ेंगे। अब वहां जाना, वापस इस बात पे जाना, ध्यान देना। धातु पूर्वम, धातु कहां है, ये रही धातु, ये नहीं, धातु पूर्वम, पूर्व मतलब पहले, उपसर्गान मतलब उपसर्ग है, क्या ये उपसर्ग है। योजित्वा, दोनों को जोड़ने के चिन्ह लगा दिए मैंने, क्या करना है, इनको जोड़ना है, योजित्वा मतलब जोड़ना है। वयम, हम जोड़ेंगे इन दोनों को, जोड़ने पर नूतन क्रियापद निर्माणम, नूतन नया पद, नया पद कहां है, ये रहा, उपसर्ग युक्त पद, मतलब ये क्या है, नूतन पद है, ये नया पद है। नया पद देखो, प्री, इसका अर्थ क्या है, हरण करना। इसको हमने क्या बना लिया था, हार बना लिया था ना, क्या जोड़ करके, ऐ में घे प्रत्यय जोड़ के, तो ये हार सभी के अंदर रहेगा और इसका रूप आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रय में मैंने हार जोड़ा, मतलब ही धातु जोड़ा, जिसको हार, तो प्रहार हो गया, नूतन पद, नूतन पद यानी कि नया क्रियापद। वी के अंदर मैंने वही हार यानी हिरी जोड़ा, हार, तो क्या हुआ, विहार। सम जोड़ा, इसके अंदर पूर्व पद में सम जोड़ा, समहार। पूर्व पद में मैंने इसी के पूर्व पद में आ जोड़ा तो आहार, इसी के पूर्व पद में मैंने परी जोड़ दिया, परिहार। अब देखिए क्या कहा आगे उसने, कि उसके जुड़ करके नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यहां क्या कहा है, अनेक अर्थ प्रकट करते हैं। पहले सिर्फ एक ही अर्थ था, हरण करना। क्या अर्थ था पहले हार का, हरण करना। क्या अर्थ था, हरण करना। अब देखो हरण करना था यहां तक, जब तक मैंने ये नहीं जोड़ा, ये वाला नहीं जोड़ा था ना, ये वाला नहीं जोड़ना जब तक, सॉरी ये वाला, सॉरी सॉरी ये वाला नहीं जोड़ रहा मैं, जब तक हार का अर्थ हरण करना, हरण करना, हरण करना। जब मैंने ये जोड़ दिए तो फिर वो शब्द बन गया ये, और नया अर्थ बन गया ये। देखो प्रहार, प्रहार करना, प्रहार करने का मतलब क्या हो गया, चोट लगना या आघात। अगर मैं आपके ऊपर प्रहार करता हूं किसी चीज का, तलवार का, बंदूक का, किसी का भी, तो आपके चोट आएगी नहीं आएगी। पत्थर का प्रहार किया, आक्रमण कर दिया, तो यहां पर चोट लगना उसका अर्थ हो जाएगा। मैंने वी में, हार में वी प्रत्यय जोड़ते विहार हो गया। विहार मतलब वी प्रत्यय नहीं जोड़ा था, उससे पहले अर्थ क्या था, हरण करना। जब मैंने वी प्रत्यय जोड़ दिया तो विहार, मतलब हम जो भी गार्डन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, पक्षी क्या करते हैं, विरह करते हैं, उनमें भ्रमण करते हैं, हम भी भ्रमण करते हैं, तो घूमना, क्या कह सकते हैं, घूमना, ठीक है। अब मैंने जब तक तीसरे पद में भी मैंने जब तक सम नहीं जोड़ा, जब तक तो हरण करना था, लेकिन सम जैसे जोड़ा समहार हो गया, और समहार जोड़ते ही उसके अर्थ में नया परिवर्तन ला दिया। पहले हरण करना था, अब क्या हो गया, विनाश करना। संहार, कहानियां पढ़ते हैं, संस्कृत में आती है हमारी कहानियां, कि पूरी कहा वो संहार किया, उसका एक एक करके काट दिया, मार दिया, वो संहार करना होता है। फिर मैंने जब तक इसमें आप उपसर्ग नहीं जोड़ा, जब तक तो हरण करना, लेकिन आ उपसर्ग जोड़ते आहार बन गया। आहार होता है भोजन, खाना, जिसे हम खाते हैं, खाना खाते हैं, वो खाना आहार हो गया। अब मैंने जब तक इसमें अगला पद क्या नहीं जोड़ा, परी नहीं जोड़ा, परी नहीं जोड़ा, जब तक तो हरण करना अर्थ था, लेकिन जब मैंने परी जोड़ दिया तो परिहार बन गया। परिहार मतलब बचाव करना या निराकरण करना, या किसी चीज का जो कहते हैं ना, कोई चीज अगर हमें नहीं आ रही तो उसको सोल्व करना, तो परिहार बचाव करना। हमें किसी चीज में जैसे कि कहीं से निकलना हो, जहां फंस गए तो वहां से किस तरह बच के निकलेंगे, कोई तो उपाय निकालेंगे, उसका उपाय निकालना, निराकरण निकालना, उसका कुछ तोड़ निकालना, जिसे कह सकते हैं हम ये, यानी कि उसका कुछ न कुछ हम किसी प्रकार से उससे सॉल्व किया जाए उस परेशानी को।
अगर हमें कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसका सोल्व करे किया जाए किसी पर, तो वो वाली बात। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये तो थी आपको लिखने वाली बात, आपने ध्यान से देखा। यहां तक हमारे पास सिर्फ पार्ट फर्स्ट है ये, क्योंकि अभी सेकंड पार्ट में उपसर्ग आएंगे। 22 उपसर्ग होते हैं, द्वाविंशति प्र प्रा अपसम अनुव निसनिर दुसदुर वि आंगनी अधि अपि अतिशु उत अभिप्रति, जो भी हमारे 22 उपसर्ग है, इन 22 उपसर्गों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, किस उपसर्ग का क्या अर्थ है और उनके साथ कैसे प्रकार से हम शब्दों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको यहां से यहां तक पूरा पता हो जाए, क्योंकि मैं एक दिन में पूरा टॉपिक पढ़ा देता हूँ। क्या क्लास अगर अपनी जो ऑफलाइन क्लास लगती, हम सामने पढ़ते, क्या मैं एक दिन में पूरा टॉपिक करवाता हूँ क्या आपको? नहीं करवाता ना। मैं एक टॉपिक को 2 या 3 दिन में करवाता हूँ, ताकि आपको आराम से समझ में आता जाए, यही करवाता हूँ। तो आज भी हम यही कर रहे हैं कि पहले दिन में ये क्लास, दूसरे दिन में इसका अगला वाला पार्ट, जिसमें हमारे पास उपसर्ग 22 उपसर्ग है। 22 उपसर्गों को एक साथ में मैं एक एक शब्द को, एक एक उपसर्ग को आपको एक्सप्लेन करके पूरा बताऊंगा। फिर उसके बाद में तीसरी क्लास जो होगी हमारी, वो होगी हमारे टेस्ट, यानी कि हमारा जो होमवर्क जैसे कि हम देते हैं चैप्टर के बाद में हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, उस क्वेश्चन आंसर का एक पीडीएफ आपको मिलेगा। उस पीडीएफ में आपको दोनों वीडियो के अंदर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा यहां पर हमारे पास जो आई है, ये संस्कृत में, हिंदी में मैं बता दूं तो हिंदी में परिभाषा में आपको क्या यहां बता देता हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, वे शब्दांश जो उपसर्ग से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात सुंदरता ला देते हैं। क्या कहलाता ला देते हैं? जिसको कौन लेके आएंगे, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग की परिभाषा है। आपसे क्वेश्चन बनेगा यही कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आपको संस्कृत में भी लिखना है और हिंदी में भी लिखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें अगर हिंदी में पता है तो हम संस्कृत में बना सकते हैं, संस्कृत में पता तो उसका अर्थ करके हम हिंदी में बना सकते हैं। तो हमें उपसर्गों का पता होना चाहिए। उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। उपसर्ग की परिभाषा एक बार मेरे साथ बोलिए। वे शब्दांश जो उपसर्ग से पूर्व, धातु से पूर्व, वे शब्दांश जो धातु से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वे शब्दांश जो धातु से पूर्व, शब्दों से पूर्व नहीं जुड़ते कभी भी, ये केवल और केवल धातु से पूर्व जुड़ते हैं। वे शब्दांश जो धातु से पूर्व जुड़कर, धातु से पूर्व जुड़कर, धातु या इनसे पहले जुड़े, पूर्व पहले, धातु से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में, यानी कि जो अर्थ था पहले यह था, उसके अर्थ में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बात क्लियर? एक बार और रिपीट। परिभाषा देखिए, यहां संस्कृत में है, धातो पूर्वम उपसर्गान योजित्वा वयम नूतन क्रियापदानाम निर्माणम कुर्मः। अर्थात कहा गया है कि धातु से पूर्व में उपसर्ग जुड़कर हम नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं। जुड़कर या जोड़कर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम जोड़ेंगे, उपसर्ग जोड़कर हम नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं। अर्थात
इसका मतलब हो गया उपसर्ग क्रिया योग्य, अर्थात इसका अर्थात यहाँ लिखा है क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग संज्ञा क्यों होती है? क्योंकि क्रिया के साथ क्या किसका योग किया जाता है? उपसर्गों का योग किया जाता है। किसके साथ? क्रिया के साथ, यानी कि धातु के साथ में उपसर्गों का योग किया जाता है। इसलिए कहा है क्रिया के योग में उपसर्ग की संज्ञा होती है, उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग उपसर्ग योग है ना, धातु धातु अर्थ है कौंचित परिवर्तन है। उपसर्ग के योग से धातु में कुछ परिवर्तन होता है, अतः कहा गया है उपसर्गेण धातु अर्थ है बलान नेत्र नियत है, विहार हार समहार परिहारवत है। इस प्रकार से कि कुछ परिवर्तन किस प्रकार से हुए धातु के अर्थ को जोड़ने पर। हम देते संस्कृत में ही धातु होता है, इसका अर्थ होता है हरण करना या चुराना। जब हरण करना चुराना होता है तो इस हरि धातु में मैंने घय प्रत्यय जोड़ा। इस हरि धातु के अंदर मैंने क्या जोड़ा? घय। हरि धातु में घय प्रत्यय जोड़ा, जिसका अर्थ क्या बन गया फिर? चुराने से हार। हार हम हरि नहीं लिखेंगे, हरि तो लिखते हैं लेकिन उसको हार का प्रयोग करते हैं, और हार का प्रयोग करते हैं तो अनेक अर्थ में प्रयोग होते हैं। मतलब यानी कि धातु एक ही है, उपसर्ग अलग अलग है, और जब तो वो एक धातु उसका वही अर्थ है, लेकिन जैसे उपसर्ग लगा अर्थ चेंज। परय उपसर्ग नहीं जोड़ा जब तक हरण था, लेकिन परय उपसर्ग जोड़ते प्रहार चोट लगना हो गया। जब तक मैंने वी उपसर्ग नहीं जोड़ा जब तक तो हरण करना था, लेकिन वी उपसर्ग जोड़ते विहार बन गया और भ्रमण करना घूमना बन गया। जब तक मैंने सम उपसर्ग नहीं जोड़ा जब तक हरण करना था, लेकिन सम उपसर्ग जोड़ते ही संहार बना यानी विनाश करना बन गया। जब तक मैंने आ उपसर्ग नहीं जोड़ा जब तक तो हरण करना था, लेकिन मैंने आ उपसर्ग जोड़ दिया, जोड़ते आहार बन गया, मतलब भोजन बन गया, उसके अर्थ में विशिष्टता ला दिया। परि उपसर्ग नहीं जोड़ा जब तक तो हरण करना था, लेकिन परि उपसर्ग जोड़ दिया, जोड़ते परिहार बन गया, बचाव करना निराकरण बन गया। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम क्लास। थैंक यू।